हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है चपारे वायरस। राइट, रिसेंटली कई सारे न्यूज़ आर्टिकल इसके बारे में पब्लिश किए हैं इन लोगों ने। राइट, ये रिसेंटली एक जो यूएस के जो रिसर्चर्स हैं फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन प्रोग्राम में, तो उन्होंने एक वायरस को डिस्कवर किया है जो कि सिमिलर टू द एबोला लाइक वायरस है। हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं और किस तरह ये ट्रांसमिट होता है, और ह्यूमन टू ह्यूमन इज इट पॉसिबल टू ट्रांसमिट ह्यूमन टू ह्यूमन, ये भी हम जानेंगे। क्योंकि हाल ही में आप देख रहे हैं कोविड-19 की वजह से सारी वर्ल्ड इकोनॉमी स्टॉप हो चुकी है। राइट, सारा लिविंग कंडीशन चेंज हो चुका है। तो इसके चलते हुए एक नया वायरस का जो डिस्कवर हो चुका है अभी, तो उसके क्या क्या सिम्टम्स है, कितने सारे इन पेशेंट्स इन्फेक्ट हुए, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर है आपको, अगर आप इसी तरह इंटरेस्टिंग लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट है www.proxygan.com। आप वहाँ पे जाइए, विजिट कीजिए हमारे पेन ड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज को। कई सारे एजुकेटर्स ने इसी तरह इंटरेस्टिंग पढ़ा है, तो जल्दी से जाकर चेकआउट कीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कई सारे जो रिसर्चर्स हैं फ्रॉम यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, रिसेंटली एक एबोला लाइक इलनेस को इन्होंने डिस्कवर किया है। एक्चुअली नया वायरस नहीं है, बोलीविया में 2004 में इसका ओरिजिनेट हो गया था, बट हाल ही में ये दोबारा न्यूज़ में आया है क्योंकि ये रिसेंटली कई सारे केसेस पाए गए हैं 2019 से लेकर अभी तक। जो बोलीविया का एक कैपिटल है लापाज बोल के, वहाँ पे इसको केसेस को फिर से पाए गए हैं इस कोविड-19 के चलते हुए। राइट, तो फिर से ये न्यूज़ में आ गया है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो चलिए बोलीविया के बारे में कुछ जान लेते हैं हम। बोलीविया इज ए लैंडलॉक कंट्री एंड इट शेयर्स बॉर्डर विथ 5 कंट्रीज। बोलीविया में एक प्रोविंस है चपारे बोल के, उसी के नाम पे ये रखा गया है। जैसे आप देख रहे हैं आप मैप में, मैं आपको दिखाता हूँ इधर। राइट, सो यहाँ पे आपको राइट साइड में ब्राज़ील रहेगा, साउथ में आपको पैराग्वे रहेगा, इधर ब्राज़ील आएगा। नेक्स्ट साउथ में अर्जेंटीना भी है। ओके, दिस इज अ चिली एंड दिस इज पेरू। ओके, सो बोलीविया एज ए लैंडलॉक कंट्री। एक्चुअली दोस्तों अगर आप हिस्ट्री देखें कुछ 1870s अगर जाएं, तो बोलीविया एक्चुअली इट शेयर द कोस्ट लाइन विद पैसिफिक ओशन। इट इज़ नॉट ए लैंडलॉक कंट्री। पहले पहले से कोई लैंडलॉक कंट्री नहीं था जैसे दूसरे कंट्रीज हैं अफ्रीका में। बट हाउएवर जब 1873 से 1889 तक, लगभग 1880 तक, एक वॉर ऑफ पैसिफिक हुई थी, जिसमें चिली ने कई सारे टेरिटरीज को ऑक्युपाई कर लिया, बोलीविया के और पेरू के। तो इस तरह ये बोलीविया एक लैंडलॉक कंट्री बनकर रह गया। बेसिकली इट नॉट ए लैंडलॉक कंट्री आफ्टर द वॉर ऑफ पैसिफिक। सो मेनी टेरिटरीज हैज ऑक्युपाइड बाय चिली एंड पेरू। राइट, तो हिस्ट्री अपार्ट, अब हम वायरस के बारे में डिस्कस करते हैं। ये बस मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया था। सो बोलीविया में एक चपारे बोल के प्रोविंस है नॉर्दर्न सेंट्रल रीजन में, वहां पे ये वायरस को पहला केस पाया गया था, तो इसी के नाम से इस वायरस को रख दिया गया। राइट, इट इज लुक लाइक एबोला। तो चलिए कुछ यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के बारे में भी कुछ जान लेते हैं, क्योंकि इन्होंने नहीं जो इन्वेंट किया था। राइट, तो एक्चुअली इनका कोलैबोरेशन आपको दुनिया में 60 कंट्रीज के साथ मिलेगा। हमारे इंडिया भी इन्हीं के साथ का वर्क करता है। राइट, ये जो है इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कोई आउटब्रेक हो जाए पूरे वर्ल्ड में, या फिर कोई डिसीज आउट जो है न्यूली इन्वेंट वायरस हो, डिस्कवर वायरस हो, तो इसको इन्वेस्टिगेशन करते हैं और कई सारे इक्विपमेंट्स को सप्लाई करते हैं अपने कोलैबोरेशन कंट्रीज़ के साथ। जैसे हमारे इंडिया को ले लीजिए, इंडिया में जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, तो इनके साथ भी मिलकर एक प्रोग्राम को भी लॉन्च किया है जिसका नाम है फर्स्ट इंडियन एपिडेमिक इंटेलिजेंस सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें कई सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो किस तरह वो एपिडेमिक से टैकल करें और किस तरह आउटब्रेक को जो है डिस्कवर किया जाए, उसके क्या क्या प्रिवेंशंस रहेंगे, सारा कुछ इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा। राइट, सर्वेलेंस में रहेगा और सारा डाटा भी दोनों के बीच में शेयर होता है कि कितने सारे वायरसेस डिस्कवर किए गए और क्या क्या कितने सारे इन्फेक्टेड पर्सन भी है, सारा डाटा भी आपको ट्रांसफर होता है। सो दिस इज अबाउट यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन प्रोग्राम। तो इंडिया में भी इसी तरह का एक नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल भी है। मैंने सोचा ये भी आपको, अगर टॉपिक आया ही है तो आपको एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो। ओके, क्योंकि हर पर्सपेक्टिव से हम पढ़कर जाना चाहिए। अगर कोई भी एग्जामिनर किस तरह भी अगर पूछ ले तो हम उसको आंसर कर पाएंगे। राइट, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1909 में। कहाँ पे? कसौली बोल के एक शहर है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे इसको पहली बार इस्टेब्लिश किया गया था। इसका एक्चुअल नाम जो था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, बट लैटर इसे 2009 में इट चेंजेस टू द नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल।
वो एक नोडल एजेंसी है जो कि सर्वेलेंस करती रहती है सारे प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ कम्युनिकल डिसीजेस के ऊपर। जो जितने भी कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं जो कम्युनिकेशन से फैलते हैं, वायरल फीवर हो, जो भी बॉडी फ्लूइड्स है या फिर यूरिन से जो जितने भी कम्युनिकेबल डिसीज फैलते हैं ना, उनके ऊपर प्रिवेंशन करना और उनका कंट्रोल करना, उनके ऊपर सर्वेलेंस करना, इनका काम है नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल। और कई सारे आउटब्रेक्स को इन्वेस्टिगेशन करना भी यही लोग देखते हैं। और कई सारे अगर डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, इंडिविजुअल्स को हो या मेडिकल कॉलेजेस को, जितने भी लैबोरेटरी इक्विपमेंट्स है वो भी सप्लाई करते हैं ये इंडिया में। राइट, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा यूएस के बारे में और नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के बारे में। बस एग्जाम में अगर आप पूछेंगे तो ये पूछेंगे आपको एस्टैब्लिश कब हुआ था और इसका ओरिजिनल नाम क्या था, कब उसको ट्रांसफ़र किया गया था, और थोड़े बहुत उसके फंक्शंस दिए जाएंगे ऑप्शंस में। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस से हम वायरस की तरफ चलते हैं कि चपारे वायरस से किस तरह ट्रांसमिट होता है और पहली बार इसमें कौन सा कॉन्फ्रेंस में इसको प्रेजेंट किया गया था। देखिए, चपारे वायरस इट्स बिलोंग टू द अरीना वायरस फैमिली। अरीना वायरस फैमिली वो एक फैमिली है जहाँ से एबोला भी निकला हुआ था। राइट, सो एबोला भी वहीं से पैदा हुआ है और चपारे भी वहीं से ही निकला है। इट हैज़ ए सिमिलर रिसेम्बलेंस, बोलते हैं ना, सिमिलर आपको इसमें एक्टिविटीज मिलेंगे दोनों वायरसेस में, क्योंकि दे बिलोंग टू द सेम फैमिली। ऑब्वियसली ब्रदर एंड सिस्टर अगर आप सेम फैमिली में रहेंगे तो सिमिलर थोड़े बहुत तो सिमिलर एक्टिविटीज रहेंगी ना। तो इसी तरह, और पहली बार इसको कब प्रेजेंट किया गया था, एक एनुअल मीटिंग हुई थी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन बोल के। तो उस कॉन्फ्रेंस में इस चपारे वायरस के बारे में इन रिसर्च ने प्रेजेंट किया था किस तरह ट्रांसमिट होता है। राइट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी वजह से एक फीवर भी होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, इसका नाम है आपको हेमोरेजिक फीवर। राइट, चपारे वायरस हेमोरेजिक फीवर। तो मेन ट्रांसमिट कैसा होता है, इट इज़ कैरिड बाय रैट्स और रॉडेंट्स। सो जो भी इन्फेक्टेड रैट्स है, रॉडेंट्स है, उनमें ये वायरस डेवलप होता है जब भी कोई इंसान या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म इनसे कांटेक्ट में आता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में, तब ये वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। थ्रू यूरिन हो, थ्रू फीसिस हो, या फिर थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट हो। राइट, इनकी वजह से ये ट्रांसमिट हो जाता है ह्यूमंस में भी। जब एक बार ह्यूमंस में अगर ट्रांसमिट हो जाए तो वहाँ से आपको ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होना शुरू हो जाता है। इट इज़ ए कम्युनिकेबल डिसीज। अगर कोई बॉडी फ्लूइड्स ट्रांसफ़र हो जाए, कोई ब्लड, अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड अगर हम ट्रांसमिट कर दें एक अच्छे पर्सन में भी, तो भी ये डिसीज़ अगर रहेगी तो ट्रांसफ़र हो जाएगी। ओके, और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से भी, क्योंकि एक रिसर्च में पाया गया है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है ना ये चपारे वायरस का, सो 168 डेज़ के बाद उसके सीमेन में भी पाया गया है। तो इट इज़ पॉसिबल कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से भी ये वायरस को ट्रांसमिट किया जाए। राइट, सो द मेन रीजन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ दिस वायरस इज रैट्स और rodents, एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर द ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इट इज पॉसिबल फॉर द ह्यूमन टू ह्यूमन ऑल्सो। राइट, क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे जब एक बार इस बीमारी आ जाती है, तो उसके सिम्टम्स आपको अब्डोमिनल पेन रहेगा, वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी और ब्लीडिंग गम्स होगा आपको, और स्किन में सारे रैशेस शुरू हो जाएंगे। राइट, और पेन शुरू हो जाएगा, आंखों में जो जलन बोलते हैं ना, पेन बिहाइंड द आइज, वो भी शुरू हो जाएगा। राइट, जैसे मैंने आपको बताया इसके कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है, क्योंकि ये बॉडीली फ्लूइड से ट्रैवल कर रही है, कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है। जो कोरोना वायरस है रेस्पिरेटरी रूट के द्वारा जो ट्रांसमिट होता है, तो उसका कुछ कर सकते हैं, बट ये बॉडीली फ्लूइड्स है। सो अंटिल अनलेस वी कम टू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वी कैन नॉट ट्रांसमिट दिस डिसीज। राइट, सो ट्रीटमेंट की बात करें, सिंस देर इज़ नो स्पेसिफिक ड्रग्स, मैंने आपको पहले ही बताया, बट थोड़े बहुत टेक्निक्स है, जैसे कि आपको मेंटेनेंस ऑफ हाइड्रेशन हो गया, या आपको मैनेजमेंट ऑफ शॉक थ्रू फ्लूइड रेसिग्नेशन, या फिर कुछ पेन रिलीफ मेडिसिन दिए जाते हैं। अभी रिसर्चर्स के मेडिसिन खोजने में लगे हुए हैं। राइट, और इंट्रावेनस फ्लूइड्स दिया जाता है। इट इज़ इंट्रावेनस थेरेपी, इट इज़ वन ऑफ द मेडिकल टेक्निक दोस्तों। जब क्या करते हैं, लिक्विड को डायरेक्टली पर्सन के वेन में ट्रांसफर कर देते हैं। राइट, ताकि वो जाकर उस वायरस को मार देगा। तो दिस आर ऑल वेरी बेसिक टेक्निक्स। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर वैक्सीन निकाली गई है जो डायरेक्टली वो वायरस को मारा जाए। अभी रिसर्चर्स इसके फाउंड कर रहे हैं वायरसेस। राइट, तो पीपल रिस्क की बात करें, एक्चुअली अभी तो इसका आउटब्रेक हुआ नहीं है, इट इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू द एपिडेमिक। क्या ये सारे जो डिसीज़ है कॉमनली आपको ट्रॉपिकल रीजन में ही मिलेंगे, पर्टिकुलरली इन साउथ अमेरिका और आसपास के जो कंट्री हैं वहाँ पे आपको थोड़े केसेस पाए गए हैं। और मोर्टेलिटी रेट भी आपको थोड़े बहुत कम है इस केसेस के, मोर्टेलिटी रेट भी। राइट, मैंने जैसे बताया आपको, ज़्यादातर केसेस आपको कैपिटल में जो लापेस था वहाँ पे 2 पर्सन्स को इन्फेक्ट हुआ था, उसके बाद ये वायरस फिर से न्यूज़ में आना शुरू हो गया है। सो फैटेलिटी रेट इज़ ऑल्सो लेस।
So till then, but we cannot neglect it. हम neglect नहीं कर सकते, right? We have to find the vaccine for that. तो उम्मीद करता हूँ आपको एक लेक्चर समझ में आया होगा आज का। हमने सारे चीज़ों को कवर किया है कि क्या इसके ट्रीटमेंट है, क्या क्या इसके सिम्टम्स रहेंगे, और जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू में भी हमने देखा, और थोड़ी बहुत मैंने हिस्ट्री भी बताया आपको किस तरह बोलीविया एक कोस्टल लाइन से लैंडलॉक कंट्री में कन्वर्ट हो गया था, राइट। तो चलिए मिलता हूँ फिर आपको मैं अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।